सो हाय एवरीवन, आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं बिम सीरीज के पार्ट नंबर 4 के बारे में। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है पोर्टफोलियो सीवी। भैया अप्लाई कैसे करना है, कहां से अप्लाई करें, क्या तरीके हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से सीखने हैं, कैसे सीखने हैं, स्किल कौन कौन से डेवलप करनी है, वो सब चीज आज की वीडियो के अंदर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो से पहले अपने 3 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं बिम के ऊपर। पार्ट 1 जिसके अंदर मैंने बात की थी बेसिक बिम क्या होता है और आर्किटेक्चर बिम में डिफरेंस क्या होता है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। पार्ट नंबर 2 के अंदर अपने बात की थी कि बिम को समझा था डिटेल में कि बिम के अंदर वर्किंग कैसे होती है, इंडस्ट्रीज में कैसे लेवल्स के अंदर वर्क करती है, वो अपने पार्ट नंबर 2 के अंदर देखा था, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और पार्ट नंबर 3 के अंदर अपने देखा था कि कैसे बिम के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बिम के अंदर अप्लाई करने का, कौन से स्टूडेंट से कौन से लोग बिम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी क्या होती है वो अपने डिस्कस किया था पार्ट नंबर 3 के अंदर, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। राइट, उसके साथ साथ एक बहुत इंटरव्यू मैंने लिया है, पार्ट जो एक बिम स्पेशलिस्ट के साथ मैंने इंटरव्यू लिया है, उसका भी एक इंटरव्यू का पॉडकास्ट आपको नीचे मिल जाएगा, जरूर जाकर चेक करना। और पार्ट पहले 3 पहले देख लो, उसके बाद पार्ट नंबर 4 देखना। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 के अंदर की पोर्टफोलियो सीवी, जो कि हमारे पास बिम सीरीज का लास्ट पार्ट है। ऐसी बात नहीं, और भी वीडियोस आ सकती है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना आपको और किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, ठीक है ना, वीडियो आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की वीडियो के अंदर बेसिकली एक बात करें कि लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है क्या, पोर्टफोलियो सीवी के ऊपर टिप्स कि कैसे पोर्टफोलियो बनाए, सीवी वगैरह कैसे बनाए, अप्लाई कैसे करें और मेल कहां करना है, कौन सी वेबसाइट वगैरह हो सकती है क्या भैया, वो कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ये लिखा पहले लिखा मैंने डिग्री, वो अपने पास कर ली थी, कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, कौन किस तरह के स्टूडेंट्स है, तो वो डिग्री के वजह से कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ जाएंगे। डिग्री के अंदर बीआर बीटेक वाले डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, राइट, डिग्री वाला तो पॉइंट क्लियर है। नंबर सेकंड अपन ने बात की थी सॉफ्टवेयर के बारे में, इसको समझना भैया। सॉफ्टवेयर के अंदर अपन ने बात की थी कहां से कौन सॉफ्टवेयर हमको काम में लेना है, कौन सॉफ्टवेयर सीखना है, वो ध्यान दो। देखो, जब कभी मैं बिम की बात करूं, आपको जब बिम स्पेशलिस्ट बनना है, फिर ऐसे फ्रेशर आप बिम के अंदर जाने की सोच रहे हो, हमेशा याद रखना कि आपको सॉफ्टवेयर एक ही सीखना है। मोस्ट बेसिकली बात करूं कौन सा है, रेविट। एक उससे पहले 2D के अंदर तो आपको ऑटोकैड सीखना है, ठीक है ना, तो 2D मोस्ट बेसिक कौन सा, 2D कैड आपको सीखना है। 2D कैड के अंदर जो हम ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, ड्राफ्ट वगैरह करते हैं, वो आपको थोड़ा सीख लेना। 2D कैड वो तो आपको बेसिक है, सीखना पड़ेगा। इसके बाद में बात करूं इसकी 3D मॉडलिंग के लिए सबसे मोस्ट बेसिक और सबसे फर्स्ट स्टेप जो आती है वो कौन सी होती है, रेविट। मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर बताया भी था कि बहुत सारे बिम टूल्स रेविट के अलावा और बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिम इंडस्ट्री के अंदर काम में लिए जाते हैं, पर हमको वो अभी नहीं सीखना, हमको स्टार्ट करना है रेविट से। और रेविट ही काफी होगा, मोर देन इनफ होगा आपको बिम इंडस्ट्री के अंदर कदम रखने के लिए। उसका एक बार जब अंदर चले गए उसके बाद तो बिम इंडस्ट्री खुद आपको ट्रेनिंग देगी और खुद आपको जो है नए नए सॉफ्टवेयर सिखा देगी और आपको ट्रेंड कर देगी, ठीक है ना। पर लेकिन एक बार आपको अंदर कदम रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा एटलीस्ट, वो कौन सा, रेविट, ठीक है। अब रेविट के अंदर पार्ट नंबर 2 के अंदर अपन डिस्कस कर चुके थे, पार्ट नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था अपन ने कि रेविट के अंदर क्या 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। रेविट के अंदर 3 डिसिप्लिन होते हैं, कहने का मतलब पहला डिसिप्लिन होता है कौन सा, उसको हम कहते हैं कौन सा, आर्किटेक्चर, दैट इज डिसिप्लिन नंबर 1। डिसिप्लिन नंबर 2 कौन सा था, दैट इज नॉन एज स्ट्रक्चर, राइट। डिसिप्लिन नंबर 3 कौन सा था, वो था हमारे पास क्या, MEP, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, राइट। और इसके अंदर से मैंने बोला भी था आपको कि अगर आप ऐसे फ्रेशर अप्लाई भी करना चाह रहे हो और सीखना चाह रहे हो तो आपको 2 पार्ट बेसिकली यहाँ पर जो है कवर करने हैं, कौन सा, आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर। तो ये दोनों पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों डिसिप्लिन काफी इंपॉर्टेंट है रेविट के लिए। इन दोनों पार्ट को सीखना जरूरी है। रेविट के 3 पार्ट है, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, MEP, आपको 2 पार्ट सीखना जरूरी है, 2 डिसिप्लिन सीखना जरूरी है, आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर। इन दोनों आपको माहिर होना पड़ेगा अगर आपको बिम इंडस्ट्री में कदम रखना है तो, ठीक है ना। अब भाई यहां तक की बात क्लियर, तो आपको ये थोड़ा सीखना पड़ेगा। अब सीखे कैसे सॉफ्टवेयर ये बता दो, वो मैंने बात की थी। अगर आप ध्यान रखना कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आप फर्स्ट ईयर के अंदर वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट ईयर से ही चीजों में जाना चाह रहे हो तो बहुत बढ़िया है। और आप जब भी देख रहे हो तो तब से भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। होता क्या है ना, हम लोग स्टार्ट नहीं करते, हम लोग चीजों को सोचते बहुत, हम लोग आधा घंटा सोचेंगे, आधे दिन, एक महीना, 1 साल, 2 साल, मतलब मिनट से लेकर कुछ सालों तक सोचते रह जाते हैं चीजों के अंदर, मुझे करना है या मैं करूंगा। वीडियोस वगैरह बहुत देख लेंगे, बहुत रिसर्च कर लेंगे, पर लेकिन शुरुआत नहीं करते। वीडियोस देखने का जब तक कोई सेंस नहीं, जब तक हम वीडियो देखने के बाद शुरुआत नहीं कर रहे हैं जहां पर हमको जाना है, उसके बाद वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको शुरुआत एटलीस्ट करनी पड़ेगी अगर आपको उस चीज के अंदर जाना है तो, ठीक है ना। क्योंकि हम नॉलेज गेन करें, हम उसको कहीं पर अप्लाई भी करना पड़ेगा, तब हमको उससे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ट्राई करें जिस भी के अंदर हो, आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो, चाहे सेकंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर, फोर्थ फाइनल ईयर के अंदर, या फिर आप निकल चुके हो, तो भी आपको जितना जल्दी से स्टार्ट करना सॉफ्टवेयर को सीखना, तब स्टार्ट करोगे, तब सॉफ्टवेयर को सीखे जल्दी जल्दी अप्लाई कर पाओगे, खुद का पोर्टफोलियो बना पाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट भी अप्लाई सीखने कहां से, क्या स्टार्टिंग में ही कोई कोर्स ले, आपको देखा होगा मार्केट के अंदर, जैसे पार्ट नंबर 3 के अंदर मैंने बात की थी कि मार्केट के अंदर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल, बहुत सारे यहाँ पर चीजें अवेलेबल है जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोर्सेज कराती है, जिसके अंदर रेविट कैड वगैरह सब सिखाती है, बहुत सारे पैसा आपसे लेती है। स्टार्टिंग के अंदर उन कोर्सेज को खरीदने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको मना करूंगा। ध्यान रखना, आप YT पे जाओ भैया, यूट्यूब सबसे ऑल इंडिया जिंदाबाद है, ठीक है ना, यूनिवर्सल है। तो YouTube के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे हिंदी में, इंग्लिश में, जो कि फ्री अवेलेबल है। पहले उनसे सीखो, एक कॉन्फिडेंस
गेन करो। जब लगता है कि भैया अब मैं कुछ एडवांस सीखना चाह रहा हूँ रेविट के अंदर, तो आप कोर्स लेना, उसके अंदर थोड़ा सा जो चीप हो, सस्ता वाला कोर्स वो ले लेना, ज्यादा महंगे कोर्स लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बाकी वाईटी से पहले जितना खुद सोचोगे, खुद सीखोगे, हो सकता है आपको कोर्स लेने की जरूरत ही ना पड़े, मे बी पॉसिबल, ठीक है। तो ट्राई करना आपको वाईटी वगैरह फ्री सोर्सेज से, जो भी इंटरनेट वगैरह है वहां से सीखो चीजों को, और जानना कि स्टूडेंट वर्जन लो। बहुत सारे क्या करेंगे, आपको रेविट के अंदर जब यहाँ पर सॉफ्टवेयर खुद जब इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप पीसी के अंदर, तो वहां पर क्या है, बहुत सारे परचेज कर लेते हैं वर्जन को। परचेज वाला वर्जन नहीं लेना, आपको पेड वर्जन नहीं लेना है, स्टूडेंट वर्जन मिलता है मार्केट के अंदर, ऑनलाइन स्टूडेंट वर्जन है जो कि फ्री होता है, क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर, तो उसको यूज करो। मतलब फ्री पैसे क्यों लगाने भैया, जब कुछ फ्री सोर्सेज अवेलेबल है तो चीजों को फ्री करेंगे ना, पैसे क्यों लगाएंगे, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना कि सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है एज कंपेयर टू क्वांटिटी। मैंने आपको बोला भी था, मैंने आपको भले 5 सॉफ्टवेयर में यहाँ पर 10 सॉफ्टवेयर के नाम लिख लूं, हमको 10 के 10 अभी याद नहीं करने हैं, नहीं सीखने हैं, हमको एक सीखना, कौन सा, रेविट। दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सॉफ्टवेयर, राइट। बाकी वाले सॉफ्टवेयर भैया क्या करें, बाकी वाले सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने बात की थी, आप जब एक बार इंडस्ट्री के अंदर चले जाओगे, अंदर एंट्री मार जाओगे, कदम रख जाओगे अंदर, अंदर जाने के बाद आपको इंडस्ट्री कुछ सिखा देगी, फर्म कंपनी ही आपको कुछ सिखा देगी, आपको ट्रेंड कर देगी, आपको कुछ ऐसा ऐप पर हाथ पैर एक्स्ट्रा नहीं मारने होंगे, वो खुद ही सब काम करके आपको दे देगी, ठीक है। आपको सब सिखा देगी वहां पर, वो आपको एटलीस्ट ये प्रिपेयर करके जाना है, अंदर जाना है एक बार, ठीक है ना, अंदर जाके कदम रखना है। तो क्वालिटी ज्यादा बेटर करेगी, इससे बेटर है एक को सीखो, अच्छे से सीखो, उसके बाद अपना पोर्टफोलियो तैयार करो, उसके बाद आगे जाके अप्लाई करो। क्वांटिटी ज्यादा, क्वालिटी ज्यादा मैटर करेगी, राइट। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, ये तो कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में मोटा मोटा आइडिया जो हमको कैसे सीखने हैं और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर थर्ड वाले पॉइंट के बारे में बात की थी, वो है स्किल के बारे में। स्किल का क्या करें, स्किल मतलब बोलूंगा क्या, गेनिंग नॉलेज, नॉलेज गेन करना है। स्किल का मतलब क्या है, हमको नॉलेज गेन करना है। अब जब नॉलेज गेन करना है तो स्किल के अंदर मेन कौन सी चीज आती है, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल। भैया ओनली सॉफ्टवेयर सीखने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग आपको कहेंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस आपने देखी होगी, वो आपको ये कहेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर सीख लो, रेविट वगैरह, वो काम हो गया। काम तो हो गया, पर लेकिन आपको सीखना ही जरूरी नहीं। हो सकता है आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो, तो आप क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे कुछ डिजाइन बनाते हैं, हम लोग शीट्स बनाते हैं, हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, पर लेकिन उन सब काम को अलग अलग चीजों से मिलाकर प्रेजेंटेबल बनाना जरूरी है, ठीक है। और प्रेजेंटेबल बनाने के साथ साथ प्रेजेंटेशन तो हमने बना दी, पर लेकिन प्रेजेंटेशन को खड़े होकर आगे वाले को समझाना भी जरूरी है। तो हम कैसे समझा रहे हैं, हमारे कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का तरीका क्या है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट मैटर करता है, राइट। तो स्किल मैं यहाँ पर इसलिए इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि गेनिंग नॉलेज, आप सॉफ्टवेयर का नॉलेज लो, सॉफ्टवेयर भी एक तरह की स्किल ही है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर का नॉलेज लो, रिसर्च करो, फील्ड के बारे में रिसर्च करो, वहां से नॉलेज गेन करो, पर लेकिन स्किल के अंदर कम्युनिकेशन स्किल, आपको बोलना भी आना जरूरी है, आपको रिविजन करना भी आना जरूरी है, अपने आप को रिविजन करना आना जरूरी है। आपने काम तो बहुत अच्छा किया, पर लेकिन आप उस काम को ढंग से आगे वाले को सामने रख नहीं पाए हो, बता नहीं पाए हो, तो उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको क्या नेगेटिव पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। तो उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये चीज मैं आपसे क्या थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन 3 पॉइंट क्लियर होने के बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है पोर्टफोलियो सीवी। इनको बनाते वक्त किन किन चीजों को ध्यान रखने वो सोचो, वो ध्यान दो। देखो पोर्टफोलियो सीवी के अंदर बात करता हूं मैं, डू प्रोजेक्ट्स एंड राइट डिस्क्रिप्शन प्लस अट्रैक्टिव लिंक। ध्यान दो, ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट 1 है और ये एक अलग पॉइंट है। इसमें लिखा है डू प्रोजेक्ट्स एंड राइट डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या है, आपको भैया ओनली आपने सॉफ्टवेयर सीख लिया, अब सॉफ्टवेयर सीख लिया, जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो पोर्टफोलियो के अंदर आप एज ए सॉफ्ट स्किल या फिर कुछ भी लिख दोगे, पोर्टफोलियो आप यार ओनली सीवी बना लोगे, राइट। कुछ भी स्टूडेंट क्या करते हैं, सीवी बना लेते हैं, मोटा मोटा लिख देते हैं कि मुझे ये सॉफ्टवेयर आता है, खत्म। ओनली इससे कोई नहीं मानने वाला। ऐसे तो कोई भी सीवी बनाकर भेज देगा कि मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर आता है, मुझे ये सॉफ्टवेयर आता है, बात खत्म, और करके भेज दिया। ऐसे कौन सिलेक्ट करने वाला है यार। हमको पोर्टफोलियो बाकायदा तैयार करना पड़ेगा जिसके अंदर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जब रेविट सीख रहे हो या फिर आपने कोई भी कोर्स ले रखा है, ट्राई करना सीखते सीखते कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम किया जाए, कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करो, ताकि उन प्रोजेक्ट्स को लेकर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाल सको, ताकि आगे वाले को देखने वाले को पता तो चले जो आपको सेलेक्ट कर रहा है वो आपको पोर्टफोलियो से भी देखेगा। आप उसको मेल करोगे, जैसे भी अप्रोच करोगे तो वो खोल के देखेगा, ठीक है, कि आपने क्या काम किया है। आपने ऐसे नहीं कि बस उन्हें लिख दिया है, हमको काम दिखाना पड़ेगा। तो जो प्रोजेक्ट्स हमको एटलीस्ट करने पड़ेंगे, कुछ यहाँ पर 2-3 प्रोजेक्ट्स, वो हमको क्या पड़ेंगे, पोर्टफोलियो के अंदर डालने पड़ेंगे। ये सबसे ज्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब भैया पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ प्रोजेक्ट्स डालने के साथ साथ भी सिलेक्शन होने की गारंटी नहीं होती, तो और चांस हमारे सिलेक्शन होने की बढ़े, उसके लिए क्या करना है वो ध्यान दो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैंने जब से इंडिया की जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंसल्टिंग फर्म है AECOM फर्म, उनके बीम स्पेशलिस्ट के साथ इंटरव्यू लिया है, उस इंटरव्यू का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उनके साथ जो मैंने पॉइंट्स कवर किए वो सब पॉइंट्स एक करके मैंने आप पीछे लिख रखा है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो राइट डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि वो उन्होंने खुद ने बोला था कि कोई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पोर्टफोलियो बना देते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह अंदर डाल देते हैं और मेल कर देते हैं या फिर भेज देते हैं। अब जब आपके पास ध्यान रखना कि एक जो भी वहां पर सेलेक्ट कर रहा है आपको बैठकर, जो भी यहाँ पर सर मैम जो भी है, तो उनके स्टाफ वाला जो सेलेक्ट कर रहा है उसके पास
10 सेकंड देता है एक पोर्टफोलियो या फिर सीवी को देखने के लिए। कितने? 10 सेकंड। देखो लिखा भी है 10 सेकंड फॉर ऑब्जर्व। एक जने को ऑब्जर्व करने के लिए 10 या 10 सेकंड से कम का समय लेता है। मतलब हो सकता है मैंने आपको यहाँ लाइन लिखी हो उतने में 10 सेकंड हो गया हो, ठीक है, तो 10 सेकंड से कम का समय लेगा एक चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, एक एप्लीकेशन को ऑब्जर्व करने के लिए। एप्लीकेशन को मतलब 10 सेकंड के अंदर तो पॉसिबल नहीं है भैया कि पोर्टफोलियो पूरा खोल के पढ़ ले, तो इसका मतलब तो पोर्टफोलियो के अंदर प्रोजेक्ट डालने का भी मतलब क्या। इसीलिए कहना हो क्या, ध्यान देना कि पोर्टफोलियो के अलावा आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, राइट, डिस्क्रिप्शन अबाउट पोर्टफोलियो, कि आपने जैसी एप्लीकेशन खोलेगी तो उसकी बॉडी जो होगी ना, स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ दिखेगा कुछ आपका नाम वगैरह, उससे शॉर्ट में करके आपको एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा कि आप कौन हो और आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया है, ये प्रोजेक्ट किसके बारे में है, आपका पोर्टफोलियो क्या बताने वाला है। उसको लगेगा कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, इसने कुछ किया, तो उसके बाद आपके पोर्टफोलियो को ओपन करेगा, खोलेगा। तो खोलने के लिए आपको पहले थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल है, अंदर की डिटेल है, ध्यान देना, राइट। कौन ध्यान देता नहीं इसको, इसीलिए ज्यादा का सिलेक्शन होता नहीं है, ठीक है ना। सिलेक्शन करने की क्या यहाँ पक्की गारंटी है, राइट। डिस्क्रिप्शन अबाउट इट, तो बोलूंगा क्या, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखें, ठीक है ना। प्लस ध्यान रखें कि अट्रैक्टिव हो, यूनिक हो, ऐसी कोई यूनिक चीज आप उसमें एलिमेंट ऐड करना चाहें, और क्या थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो ताकि वो आई कैचिंग हो, और आपको वो 10 सेकंड से 1 मिनट तक आपकी एप्लीकेशन के ऊपर वो बंदा या जो भी सिलेक्ट कर रहा है वो रुक जाए, उसकी नजर चली जाए, 1 मिनट तक रुक जाए कम से कम। तो अगर इतना रुक गया, 1 या 2 मिनट तक रुक गया, तो आपका पोर्टफोलियो देखकर खोल के आपको क्या वापस रिप्लाई बैक कर देगा कि हाँ यू आर सेलेक्टेड, कम फॉर इंटरव्यू, ठीक है ना। इंटरव्यू भी होता है, जाना बकायदा, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। अब क्या भैया एक और ध्यान रखो कि ध्यान रखना कि डिस्क्रिप्शन लिखते समय या फिर पोर्टफोलियो बनाते समय वैल्यू एडिशन होना इंपॉर्टेंट है। इस चीज का ध्यान रखना कि आप कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हो। हमेशा याद रखना किसी फील्ड के अंदर आप कहीं भी अप्लाई करते हो, उसके अंदर आगे वाला हमेशा समझता है कि आप उनके लिए क्या वैल्यू अप्लाई कर सकते हो सकता है मतलब आप उनके लिए क्या करने वाले हो। आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि मैं XYZ ऐसा हूं या मुझे ये पर्टिकुलर काम आता है, मैं आपकी कंपनी के लिए इतना बड़ा इतना अच्छा एम्प्लॉय साबित होऊंगा कि मैं आपको कंपनी को ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचा दूंगा। मैं आप कंपनी के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो करो ना करो बात की बात है, पर लेकिन एटलीस्ट आपको लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब समझ रहे हो ना बात को, हमको लिखना पड़ेगा, हमको कंपनी की तारीफ करनी पड़ेगी, हमको उसके बारे में बढ़ाना पड़ेगा कि हाँ मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, मैं आपके लिए वो कर सकता हूँ, मुझे ये आता, मुझे बकायदा आपका पोर्टफोलियो भी बोलता है, पर आपको थोड़ा सा मक्खन घी लगाकर यहाँ पर क्या चीजों को लिखना पड़ेगा। इसको बोलेंगे वैल्यू ऐड करना। आपको थोड़ी सी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। आपको लॉन्ग टर्म गोल लिखने पड़ेंगे। आपको क्या है उसके अंदर, आपको गोल क्या है, आप क्या चाह रहे हो, आप 5 साल बाद अपने आपको कहां देखना चाह रहे हो, कंपनी को कहां देखना चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म गोल। उसको लगेगा कि बंदा विजनरी है, या फिर जो बंदी है, बंदा जो भी लड़का लड़की XYZ अप्लाई कर रहा है वो विजनरी है, कुछ दूर की सोच रहा है, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट इज लैपटॉप पोर्टफोलियो इन इंटरव्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने उनसे बोला था इंटरव्यू के अंदर, सुना था कि आप अपना लैपटॉप हो चाहे पोर्टफोलियो उसको साथ लेकर जाए इंटरव्यू के लिए। अगर आप भगवान करेगा बिल्कुल, आप जब अप्लाई करोगे, आपको जब रिप्लाई आ जाएगा तो आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा, तो इंटरव्यू के अंदर आपको पोर्टफोलियो, लैपटॉप वगैरह जो आपको साथ में लेकर जाना है, उसके अंदर आपको बताना है कि भाई देखो मैंने मेरा प्रोजेक्ट के ऊपर काम ऐसा करके किया है, मैंने ऐसा सीखा है। उसको आगे वाले को रिलेटेबल लगेगा, आपके काम को रिलेटेबल समझेगा वो कि हाँ यार इसने बंदे ने इतने मेहनत की है, बंदा दिखा रहा है मेहनत तो की है। आपको एक बार में क्या सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है ना, ज्यादा नाम भी नहीं पूछेगा आपका। याद रखना इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये क्या था सीवी और पोर्टफोलियो के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब समझते हैं हाउ टू अप्लाई और कहां अप्लाई करना वो सीखते हैं। अप्लाई करना किस जगह पे है ये बताओ, कौन सी वेबसाइट है ये बताओ जल्दी फटाफट से। देखो पहले बात करना चाहूंगा वो है क्या, लिंक्डइन। सबसे बेस्ट तरीका क्या, लिंक्डइन। लिंक्डइन से बेस्ट तरीका आज के जमाने में कोई नहीं सकता है। इंस्टाग्राम वगैरह से कहीं अप्लाई नहीं हो सकता। इंस्टाग्राम के ऊपर कोई भी ऑफिशियल बॉडीज हो ना हो, कोई भरोसा नहीं है। इंस्टाग्राम के ऊपर फेक अकाउंट बहुत सारे होते हैं, पर लिंक्डइन एकमात्र ऐसा है जो कि एक ऑफिशियल अकाउंट है। हर एक कंपनी, जितनी बड़ी छोटी कंपनी है, मीडियोकर कंपनी है, उन सभी के HR मतलब जो भी हायर करते हैं, HR वगैरह हो गया, जो भी स्टाफ हो गया, हर एक का यहाँ पर प्रोफाइल होती है, हर एक की कॉन्टेक्ट डिटेल होती है। करना क्या है आपको, फाइंड HR डिटेल, कंपनी के HR की डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल फाइंड करनी है एंड कॉन्टेक्ट करना है उसको। उसकी मेल ID, फोन नंबर जो भी कुछ यहाँ पर अवेलेबल उसकी निकालनी है आपको, वहां से क्या करना है, उसको कॉन्टेक्ट करना है। करना कैसे कॉन्टेक्ट, मतलब उसको सेंड CV पोर्टफोलियो, अपने CV पोर्टफोलियो जो आपने बनाया उसको भेजना है, लगातार भेजना है। ध्यान रखना यहाँ पर आप AI का यूज कर सकते हो भैया। एक नई चीज इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, शायद आपको कोई नहीं बताने वाला है चीज, पर लेकिन आपके भैया अवेलेबल बिल्कुल बताएंगे आपको कि यूज AI टूल। आपके AI टूल इसमें काफी मदद कर सकते हैं। आज भी ये जमाना AI का है, ChatGPT का है, वो बहुत सारे अदर AI टूल्स का जमाना है। इसके अंदर क्या करना है आपको, यहाँ पर बहुत सारे AI टूल अवेलेबल है जो कि आपको HR की, जो भी जिस पर्टिकुलर फील्ड की आप HR की डिटेल फाइंड करना चाह रहे हो, आप ऐसे बहुत सारे AI टूल के अंदर उस पर्टिकुलर फील्ड की बहुत सारे नंबर ऑफ HR की डिटेल्स और कॉन्टेक्ट डिटेल्स और नंबर एक बार में निकाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ नाम डाल के, कंपनी का नाम डाल के। ज्यादा हर एक को सर्च करने की जरूरत नहीं, ऐसे बहुत सारे AI टूल्स है। चाहते हो भैया कौन कौन से AI टूल्स है बताओ, तो इसके बाद जरूर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो, जरूर नीचे कमेंट करना कि आप चाहते हो ये
ये वीडियो लेकर आना कि एआई टूल कौन सा यूज करें और कैसे चीजों को इजीली से काम किया जा सके। काफी इंपॉर्टेंट है, अलग से हटके टॉपिक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजों के अंदर भी आपकी हेल्प करेगा, बाकी जिंदगी भर आपकी हेल्प करेगा, राइट। अगर आपको नहीं पता जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो जरूर मैं लेकर आऊंगा, पक्की 100% गारंटी है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। अब बात करते नेक्स्ट होगी कौन सा अगला तरीका, वो है कोल्ड ईमेल। या कोल्ड ईमेल भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। कोल्ड ईमेल मतलब क्या होता है, ठंडा ठंडा ईमेल नहीं, ठंडा ईमेल नहीं है। तो कोल्ड ईमेल मतलब होता है बैठे बैठे किसी को भी ईमेल कर दिया, इसको कहते हैं कोल्ड ईमेल। एक तो होता है मेरा काम था इसीलिए किया, या फिर किसी का रिप्लाई आया इसलिए मैंने रिप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। कोल्ड ईमेल मतलब होता है बैठे बैठे किसी को भी रिप्लाई कर दिया, किसी को भी मेल कर दिया, उसको बोलते हैं कोल्ड ईमेल। करना क्या है ना भैया, यहां से आपने कॉन्टेक्ट डिटेल निकाली थी ना, मेल वगैरह, वो तो एटलीस्ट जानना कि आप 100 मेल करोगे दिन के, 100 मेल, तब आपको एक रिप्लाई मिलेगा। हमेशा याद रखना कि कोई भी हमारे लिए, कोई भी आपके लिए फ्री नहीं बैठा है, जो कि आपको खुद आगे होकर बुलाएगा भैया हमको आपको बीम के अंदर हमारी कंपनी में आना है, आ जाओ, ऐसा कोई नहीं है। लाखों ईमेल जाते हैं उनके पास, लाखों ईमेल, तो हमको उस लाखों के अंदर से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। एटलीस्ट हमको करना पड़ेगा 100 ईमेल करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 100 ईमेल करोगे ना, तब आप ये मान के चलना आपको एक का रिप्लाई वापस मिलेगा, 100 ईमेल करने के बाद मिलेगा। 100 ईमेल करो, अलग अलग तरीके से करो, डेली ईमेल करो, डेली 100 ईमेल करो, और 100 से ज्यादा करो। करना कुछ नहीं यार, उन ईमेल को कॉपी और पेस्ट ही करना है, कुछ नहीं करना है, बस 100 ईमेल करोगे तब जाकर आगे वाला सोचेगा कि हो सकता है इतने सारे मेल आएंगे, मतलब जेन्युइनली कुछ चाहिए इसको, तब वो क्या रिप्लाई बैक करेगा, राइट। तो 100 ईमेल करोगे तब जाकर एक रिप्लाई मिलेगा। इस चीज को हमें याद रखना, ये रूल है, ये गोल्डन रूल है, GR गोल्डन रूल है, ये सब फील्ड के लिए अप्लाई होता है, सब फील्ड के लिए अप्लाई होता है। 100 मेल एक रिप्लाई एटलीस्ट आपको तब जाकर मिलेगा, याद रखना इस चीज को। लाइक इन इंटर्नशिप, मैंने क्या लिखा है देखो, लाइक इन इंटर्नशिप। आपने जब देखा होगा, अगर आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो या फिर आप एक बीटेक का जिस फील्ड से हो, आपने इंटर्नशिप की होगी, तो इंटर्नशिप के अंदर अपने क्या करते हैं, ये तो क्या, जैसे मैंने मेरे टाइम के अंदर आर्किटेक्चर के अंदर 4th ईयर में इंटर्नशिप की थी, मेरे 8th सेमेस्टर के अंदर। उस समय क्या किया था, हमने भी किया था, बहुत सारे कोल्ड ईमेल किया था, मैं भी कर रहा था, रोज के 50 60 100 मेल कर रहा था, तब जाकर मेरे पास कुछ रिप्लाई आ रहे थे। तो वही चीज है भैया, हम ऑलरेडी चीजें कर सके, हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज मेल डेली, रोजाना मेल डेली करने हैं। सब्जेक्ट बॉडी डिस्क्रिप्शन, चीजों को जानना है, मेल के अंदर सब्जेक्ट क्या हो, बॉडी क्या हो। मैंने बोला आपको शॉर्ट एंड स्वीट बॉडी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स के बारे में, वो सब चीज यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी है, ध्यान रखना है कोल्ड ईमेल करते समय। दैट इज पार्ट नंबर 2। नंबर 3 इज ये लिखा हुआ देखो, वेबसाइट्स पे, वेबसाइट्स कौन सी, ये बता दो। देखो एक वेबसाइट बता रहा हूं आपको, उसका नाम है क्या, naukri.com, naukri.com, नोबी स्पेलिंग है, naukri.com। ये वेबसाइट तो काफी फेमस है, काफी सारी यहाँ पर चीजें आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो naukri.com से आप चीजों को ढूंढ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने naukri.com से बिम के अंदर कदम रखा है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, कोई नहीं बताने वाला है चीज, naukri.com। नंबर 2 इज मेनी फर्म्स ऑफिशियल वेबसाइट, जितनी भी बिम की अलग अलग ऑफिशियल फर्म्स है, और बिम की जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स है, छोटी छोटी फर्म्स है, उन सबकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है हर एक की। जैसे मैंने बात करी AECM की खुद की अलग से वेबसाइट है, हर एक की अलग अलग वेबसाइट होती है, राइट। अगर आप चाहते हो भैया कौन सी वेबसाइट है उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दो, तो डेफिनेटली बात है, मैं इसके ऊपर आपको अलग से वीडियो बना कर दिया दूंगा। जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि भैया मुझे मेरी अलग अलग जो फर्म है बिम्स की, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिए वीडियो चाहिए, वो आपके लिए वीडियो अलग से आ जाएगी, ठीक है। इस चीज की गारंटी, पक्की 100% गारंटी, आपको वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर चीज ध्यान रखना, तो ऑफिशियल वेबसाइट से निकालोगे, naukri.com से यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। 2-3 तरीके हैं वेबसाइट से, बाकी मेल तो आप करोगे, और लिंक्डइन के थ्रू भी आप मैसेज करो, लिंक्डइन के थ्रू भी DM वगैरह मैसेज वगैरह यहाँ पर लिंक्डइन के अंदर आप मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, वो भी करो, अप्लाई करो, मतलब सब कुछ करना है आपको, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कहा तो कुछ चीजों के बारे में कैसे अप्लाई करें। अब ध्यान रखना, कुछ 2-3 पॉइंट याद रखो कि नो लैंग्वेज बैरियर, लिखा है क्या, लैंग्वेज बैरियर। मैंने कहा नो लैंग्वेज बैरियर, क्या हमें सोचते हैं हमको क्या इंग्लिश आनी जरूरी है, हमको क्या हिंदी आनी जरूरी है जाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद बड़े बड़े बीम स्पेशलिस्ट ने बोला है कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर से ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको हिंदी या इंग्लिश कैसी, बट लेकिन एटलीस्ट एक लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप हिंदी बोल रहे हो तो अच्छा सा हिंदी में एक्सप्लेन करो, बढ़िया वाला आगे को मजा आ रहा है, और अगर आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करो तो अच्छा सा इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होनी चाहिए, आगे वाले को मजा आ जाए, ठीक है। तो लैंग्वेज का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको आनी चाहिए इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीलांसिंग सबसे बड़ी चीज आप इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ वर्ड, वो देखो फ्रीलांसिंग। ये बात ऐसी है कि हम तो अप्लाई कर रहे हैं या फिर हम लोग चले भी गए बीम इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, पर लेकिन क्या जिंदगी भर मुझे काम नहीं करना, मुझे तो खुद का बॉस बनना है एक दिन, या मुझे खुद का कुछ करना है। डेफिनेटली बात यहाँ पर फ्रीलांसिंग की भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती है, याद रखना हमेशा। किसी भी काम के अंदर ऐसा कुछ नहीं फ्रीलांसिंग है, सरकारी नौकरी को छोड़कर हर काम के अंदर, हर एक चीज के अंदर फ्रीलांसिंग है। जो भी प्राइवेट काम कर रहे हो हर एक के अंदर फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है, ठीक है। खुद के पास धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके 3 साल 4 साल 5 साल जितना एक्सपीरियंस गेन करके अगर लगता है खुद के क्लाइंट्स आपको मिलते हैं तो खुद की कंपनी खोल सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, राइट। बाहर से खुद के प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर सकते हो, जैसे मैंने पार्ट नंबर 3 के अंदर बात की थी, कैसे प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स करते हैं इंडिया वाले या बहुत सारी कंपनीज होती है, ऐसा आउटसोर्स कर सकते हो, खुद की कंपनी खोल सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। काफी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर रहती है। स्टार्ट करोगे थोड़ा सा कम से, पर लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते काफी ऊपर जा सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग गए हैं और जाते हैं। नेक्स्ट इज
ट्रेनिंग एंड अर्निंग। यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पर जब इंडस्ट्री के अंदर कोई भी एक सॉफ्टवेयर करके आप कदम रख लेते हो, उसके बाद आपको जाकर अंदर ट्रेनिंग कराई जाती है, उसके बाद आपको नए नए सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, एक सॉफ्टवेयर को अच्छे से कमांड बिठानी, उसके बाद अंदर जाना है, उसके बाद नए नए सॉफ्टवेयर आपको नए नए सिखाए जाएंगे, एक सॉफ्टवेयर को एटलीस्ट हमको लेकर जाना है, उसके बाद आपकी अर्निंग जो है वहां से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते रहोगे, अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे, अपस्किल करते रहोगे, वैसे वैसे आपकी ट्रेनिंग जो है, आपकी अर्निंग जो है बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वो काफी जो है अच्छा खासा आप लोग ऊपर पहुंच जाओगे अर्निंग के मामले में। ठीक है, बाकी यार ये सब कुछ था वीडियो के बारे में। उम्मीद करता हूँ यार हमको थोड़ा सब कुछ जो है क्लियर है, हमने मोटा मोटा पॉइंट्स क्लियर कर लिया है। पार्ट नंबर 1, 2, 3 जरूर देखना। पार्ट नंबर 4 के साथ एक मोटा मोटा सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, जॉब के लिए, बाकी और कौन सी कंपनीज वगैरह है, मैंने बोला भी था आपको, इन कंपनीज के लिए वीडियोस वगैरह चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना हमेशा याद रखना। बाकी आप क्या करने वाले हो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, आप कहाँ जाने वाले हो, कौन सी चीज में अप्लाई करने वाले हो, क्या क्या चीज आपको अच्छी लगी, क्या नहीं लगी, और क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं, सब कुछ बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बाकी मिलते हैं